नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन अब कम रह गए हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, लेकिन जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाए वो पार्टी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम पर भी लग रहे हैं। राबड़ी आवास के बाहर आज एक ऐसा तमाशा हुआ कि लोग उसे देखकर दंग रह गए। पूर्व आरजेडी प्रत्याशी मदन शाह ने कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर लोटपोट होकर रोने लगे, मरने की बात करने लगे। उन्होंने पार्टी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा दिया। इसी तरह पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा कांग्रेस विधायक आफाक आलम ने पार्टी नेता पर करोड़ों की डील का आरोप लगा दिया। उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के लिए कहा कि उन्होंने करोड़ों की डील की। लेन देन के आरोप खगड़िया से कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव ने भी लगाए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा में तमन्ना हाशमी को जब एआईएमआईएम से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर एआईएमआईएम उम्मीदवार जफर असलम ने इस्तीफा दिया और एआईएमआईएम नेताओं पर उगाही के आरोप लगाए। इन आरोपों पर बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा, पैसे से टिकट का खेल जनता देख रही है। राबड़ी आवास के बाहर तमाशा, कुर्ता फाड़ फूट फूट रोए नेता। आरोप के घेरे में आरजेडी, कांग्रेस। जनता को क्या संदेश? बिहार में जीत का सवाल, पैसों पर टिकट का बवाल। महागठबंधन के नेता बिहार विधानसभा चुनाव में अपना टिकट कटने पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार सुबह राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। वे सड़क पर रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने कहा कि संजय यादव ने मधुबन विधानसभा से टिकट देने के एवज में 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे। रकम नहीं दी तो टिकट किसी और को दे दिया गया। इन्होंने कहा कि मैं 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं। मैंने अपनी जमीन तक बेच दी है। क्या हुआ? आप सूर्य भाई, आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ? क्यों क्यों रहे हैं? ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, बाप रे बाप। सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ आज है ना 60,000 बैस का है। मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई, समझे। तेजस्वी जी, लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और वो तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में। वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। लोग क्यों रहे? आपसे लालू जी बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कहे थी तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि तेजस्वी बहुत घमंडी हैं, लोगों से मिलते ही नहीं, वे टिकट बांट रहे हैं। संजय यादव ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ मरने आया हूँ। सरकार नहीं बनेगा इसका। ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से। या 5,000, अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है। कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ, उसको रोक रोक करके 2 का टिकट देता है। समझे? बाप रे बाप। ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन? तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया ले लिया है, उतना दीजिए, हम आपको टिकट दे। बाप रे बाप, हमारा बेटा बेटी है जवान। अरे हम मर जाएगा, मरने आए हैं। मदन शाह ने लालू प्रसाद को अपना गुरु बताया और कहा कि वादा करके भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अपना गुरु है लालू यादव, लालू यादव गुरु है हमारा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। क्या करेंगे? जनता के जो 10 साल में बीच में रहेंगे, जनता को क्या बोलेंगे?
आप रोइए नहीं, क्या क्या छोटा छोटा आप बच्चा अपनी जो है समझ, आप चाहते क्या है? आप हम चाहते क्या है? चलते हैं क्षेत्र में तो छोटा छोटा मदरसा जाए आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं राजद से? लालू जी से क्या चाहते हैं? क्या लालू जी मांग हमको करते हैं? बोले हैं कि तुमको टिकट देके कुछ नहीं हराएगा रणधीर सिंह को, तुम नहीं हराएगा। हम लालू से कहेंगे कि अपने हमारे बाप है यहाँ जो है ना, हम आपके बेटा हैं, आप हमको वचन दिए है कि हम तू लड़िए मत, हम तू लड़िए। यही बैठे थे घूरा में, फोटो है हमारा मोबाइल में, बोले कि तू लड़िए। बाप रे बाप, तो इस पर भी आपको नहीं मिला? ना 1 बजे रात में हमको बोला कि टिकट देंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मनीष बरियार, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ बिहार इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन भी मेरे साथ अभी जुड़ेंगे। स्नेहाशीष वर्धन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस बिहार, मेरे साथ जुड़ेंगे। मनीष जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। राबड़ी देवी के आवास के बाहर आज जो कुछ हुआ, और उसमें मदन कुमार साहू नाम के इस कैंडिडेट ने अपने कपड़े फाड़ लिए, 2,70,00,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया, और ये बात रखी कि ये सब के पीछे कुछ खास लोग हैं। और जो स्थिति है टिकट ना मिलने पर, महागठबंधन किस स्थिति में इस वक्त फंसा दिखाई पड़ रहा है? जहां तक एनडीए की बात थी, मेरे ख्याल से सारी स्थितियां सुलट चुकी हैं, और आप लोग तो नॉमिनेशन भी फाइल कर रहे हैं। नमस्कार राजीव जी, आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आपको भी। और देखिए, उन्होंने शाह जी ने संजय यादव जी का नाम लिया। मैं तो कहूँगा कि संजय यादव जो है बहाना है, असली जो है, जो सारा खेल हो रहा है, ये तो घराना की तरफ से खेल हो रहा है। तो जो घराना है वहीं से सारी चीजें हो रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो और पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, राजद जो है वो कार्यकर्ताओं की कोई पार्टी है ही नहीं, ये दल कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये सेटर गेटर लोगों का दल है। और आखिरी मोमेंट में जो है, ये हर बार ऐसा ही होता है, पार्टी की जो है टिकट, वो आप जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, तो आप इस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इसीलिए जो है हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता भी कह रहे हैं कि ये महाठगबंधन है और गांठ है, पूरा पेच फंसा हुआ है। अभी आप देखिए, करीब करीब 7 से 8 सीट पर इनके दो कैंडिडेट है, कहीं कांग्रेस राजद से लड़ रही है, कहीं वीआईपी पार्टी लड़ रही है। तो इसमें तो कोई आपस में तालमेल है ही नहीं। और तेजस्वी का नाम भी जो है, कांग्रेस और जो आपकी लेफ्ट पार्टीज हैं वो लोग भी कुछ नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर वो लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पूरा पेच फंसा हुआ है, पहले ही से ये पार्टी हार रही है। और जनता को ये दिखाई भी पड़ता है कि जब चुनाव के पहले ऐसा हालत है तो चुनाव के बाद इनका क्या हालत होगा। तो क्या आपको लगता है या आपके दर्शकों को लगता है कि ये राज्य को चला सकते हैं? और इसीलिए बार बार जो है एनडीए पर जो है बिहार की जनता का विश्वास होता है। आप देख सकते हैं कि कितने डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें हुई और सबको अपना अपना सिंबल मिल गया, और सब जो है चुनाव क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। वाकई सब चुनाव क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे मेरे साथ इस वक्त, प्रवक्ता कांग्रेस बिहार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्नेहाशीष, महागठबंधन ने जिस जोर शोर से एनडीए को चुनौती देने की कोशिश की थी, उसको देखकर तस्वीरें तो यही बता रही थी कि इस बार महागठबंधन को शायद एनडीए वो जवाब ना दे पाए जो अब तक देने की कोशिश करती रही थी। लेकिन जब से टिकट की रार शुरू हुई है, आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर आपकी पार्टी तो नहीं लेकिन राजद की तरफ से, कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई कह रहा है 2.5 करोड़ रुपए मांगे गए, कोई कुछ कह रहा है। और ये वो कैंडिडेट हैं जो आवास पर जाकर बाहर ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या ये इन कैंडिडेट का एक ड्रामा है, या फिर आपको लगता है कि टिकट की लड़ाई बहुत कुछ सच बुलवा दे रही है? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में कभी भी सारे बहुत लोग राजनीति में तमाम लोग एक ही क्षेत्र से दावेदारियां करते हैं, और सभी को टिकट देके उपग्रहित नहीं किया जा सकता है, उनको मनाया नहीं जा सकता है। आपको भी मालूम है कि लिमिटेशंस होता है राजनीतिक दलों का। कोई भी राजनीतिक दल अपने सारे एक क्षेत्र विशेष के नेताओं को, एक प्रदेश के नेताओं को, जिले के नेताओं को एक क्षेत्र विशेष में नहीं विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है, उसकी एक मजबूरी होती है, ये सबको मालूम है। 243 विधानसभा सीट है, राजनीतिक दलों की संख्या है, उसमें भी गठबंधन का दौर है, तो सभी को आप खुश नहीं रख सकते हैं। ये एक राजनीति में
साधारण सा फॉर्मूला है, कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता है, तो वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उन आरोपों की सत्यता क्या होती है वो जांच का विषय है, और वो पार्टी अंदरूनी स्तर पे जांचती भी है। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है वो भी आप सबको दिखती है, कभी ना कभी कहीं प्रभारी बदले जाते हैं, कहीं कुछ होता है, ये तमाम चीजें होती रहती हैं। और रही बात जहां तक सीट बेचने की बात, तो मैं इसे बहुत हद तक जायज नहीं मानता हूं। लगता है कि जब राजनीति में आप अगर दमदार हैं तो आपको सीट खरीद बिक्री में तो कहीं से भी शामिल ही नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं बार बार यही कहूंगा कि ऐसा कोई सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति नहीं है। फिजूल ये मीडिया हाइप क्रिएट किया जाता है, और इसमें कहीं भी हम लोगों के दल में, महागठबंधन के अंदर कोई भी खींचतान नहीं है, कोई भी अनियमितता नहीं है। और रही बात अभी पहले फेज का, आपको भी मालूम है कि नाम वापसी 20 तारीख को संपन्न होने वाली है, कि जो एकमात्र महागठबंधन के प्रत्याशी ही फील्ड में रहेंगे। इसलिए हम लोग 20 तारीख का इंतजार करें, और 20 तारीख को संभवतः आपको सब कुछ दिख जाएगा जो सुचारू तरीके से रहेगा। जी, सुचारू तरीके से रहेगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? राबड़ी आवास के बाहर एक तमाशा हुआ कि लोग दंग रह गए। ये पूर्व आरजेडी प्रत्याशी थे मदन शाह, जिनकी हम बात कर रहे थे, कुर्ता फाड़ा, लेटने लगे जमीन पर, पार्टी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने लगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो पूर्णिया के कस्बा में जो कांग्रेस के विधायक हैं मौजूदा, आफाक आलम की बात कर रहा हूं, इन्होंने पार्टी नेताओं पर करोड़ों की डील का आरोप लगा दिया। अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा आलावरू के लिए ये कह रहे हैं आफाक आलम कि करोड़ों की डील की। मैं इसको पुख्ता नहीं कर रहा हूं, ये आपके उम्मीदवार जो थे लगा रहे थे। लेन देन के आरोप खगड़िया से कांग्रेस के विधायक है छत्रपति यादव, ये भी लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में जो तमन्ना हाशमी एआईएमआईएम से वो भी लगा रही हैं। हालांकि एआईएमआईएम आपके साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भी लगा रहे हैं और आरजेडी के भी लगा रहे हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन, ये इस तरीके के आरोप एन तब जब टिकट बंटवारा हो रहा है, जनता के सामने जाना है, पहला राउंड ज्यादा दूर नहीं है, इमेज पर बहुत बड़ा नुकसान नहीं लगाते हैं क्या? निश्चित तौर पे देखिए, अनुशासन ही एक दल में सब कुछ होता है। ये सबको मालूम है कि अनुशासित रहना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, और राजनीतिक दलों की मजबूरियों को मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि लिमिटेड सीट्स होती हैं, टिकट जो होते हैं वो लिमिटेड लोगों को ही मिल सकते हैं, सबको मालूम है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही स्थिति है, जदयू में भी वही स्थिति है। उनकी भी सिर्फ फुटबॉल अगर आप मीडिया के साथ ही दिखाते तो प्रदेश कार्यालयों के बाहर जिस तरीके का जमघट लगा रहता है, हाँ वो हमने दिखाई है, वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आगे वो जो प्रदर्शन हुआ है वो भी दिखाया है सर। लेकिन यहाँ पर जानते हैं क्या डॉक्टर स्नेहाशीष, आप मेरे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं चर्चाओं में, आप बड़ा उसकी व्याख्या बहुत बेहतर करते हैं। मैं इस बात को सामने नहीं रख रहा हूं कि ये लोग नाराज हैं, मैं इस बात को सामने रख रहा हूं कि एक आरजेडी और एक कांग्रेस, इन दोनों के ही उम्मीदवारों ने, जो पहले विधायक थे, उन्होंने कहा कि करोड़ों की डील हुई है, पैसा नहीं दिया गया तो टिकट नहीं मिला। ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। देखिए, सीनियर लोग हैं, सीनियर नेता जब इस तरीके की बातें कहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए। वो पार्टी अंदरूनी मामला है, पार्टी इसकी जांच भी करेगी। और कांग्रेस पार्टी चूंकि लोकतांत्रिक दल है और पूरी तरीके से यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो अपनाया जाता है किसी भी प्रक्रिया में, तो ऐसी तमाम चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों में अनुशासन ही सबसे प्रमुख चीज होता है, क्योंकि आप जनता को नेतृत्व देते हैं। तो जनता को जब नेतृत्व देते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ को इतर रखते हुए हमेशा देश हित में, राष्ट्र हित में, राज्य हित में काम करना चाहिए। और यही एक अनुशासन होता है, एक दल का संविधान होता है, जिसका पालन करते हुए हम लोग देश की सेवा और समाज की सेवा करने के लिए। डॉक्टर स्नेहाशीष, आप बात एकदम सही कह रहे हैं। चुनाव के मौके पर डॉक्टर पांडे, डॉक्टर स्नेहाशीष, आप बातें इतनी अच्छी कह रहे हैं कि यह आदर्श है, लेकिन ये आदर्श जब फॉलो नहीं होता
तो एक बात होती है, लेकिन जब आदर्श भ्रष्टाचार के आरोप के रूप में सामने आ रहा है तो फिर क्या जनता में इसका गलत मैसेज जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन दो उम्मीदवारों ने ऐसा कर दिया है और अब शायद नेतृत्व को जवाब देना होगा कि करोड़ों की इसमें खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया गया। खैर, दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव, उन्होंने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। जातीय संघर्ष में लगाया, नरसंहार का युग रहा। वो लालू यादव अपने बेटे को लग रहा है थोड़ी सी समस्या है रामकृपाल यादव की इस आवाज़ में। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि रामकृपाल यादव जी का बयान, लेकिन आप मदन साहू को इस वक्त देख रहे हो ना, कुर्ता फाड़ा हुआ है राबड़ी देवी की आवास के बाहर। 2,70,00,000 रुपए मांगे जाने का आरोप इन्होंने लगाया। आफाक आलम ने करोड़ों रुपए मांगे जाने का अल्लाह वरू जी पे आरोप लगाया। ये महागठबंधन के दो प्रभावी दल हैं और इन्हीं के संभावित जो हैं लोग वो इस तरीके आरोप लगा रहे हैं। खैर, हम आरोपों की पुष्टि नहीं करते क्योंकि लगा उन्हीं की पार्टी के लोग रहे हैं। मैं मनीष बरियार का रुख करूंगा। मनीष, दो दल, कांग्रेस के तरफ से भी मैंने दो उम्मीदवारों की बात कर ली। एक ये सामने दिख रहे हैं तस्वीरों में जो कि मदन साहू हैं, ये अपना अलग रोना लेकर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैं मरने आया हूं, और तेजस्वी जी को लेकर और एक बड़ी खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। क्या ये खरीद फरोख्त वाकई होती है? क्या ऐसा है राजनीति में टिकट को लेकर? मनीष बरियार। राजीव जी, सिर्फ आफाक आलम नहीं, आफाक आलम ने तो कह दिया कि टिकट बेचने की दुकान है कांग्रेस पार्टी, तो इस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, जो कि बहुत सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर तारिक अनवर तो हमारे साथ ही बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत नाराजगी जताई है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में टिकट जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर व्यवस्थित पार्टी नहीं है, और इसी कारण बिहार की जनता का कांग्रेस पार्टी पर कभी भी भरोसा नहीं आया पिछले सालों साल से। तो मैं तो कम से कम कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कैडर बेस नहीं है, सिर्फ चुनाव के लिए ही लोग जुड़े होते हैं, और इसीलिए ऐसा हुआ है। आप देखिएगा, मुझे लगता है ऋतु जायसवाल हैं, वो भी आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महिला विंग की जो है आरजेडी के अध्यक्ष थी, और उन्होंने इस्तीफा दे करके जो निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो पिछली बार वो मुझे लगता है 2500 के वोट से हारी थी, किसी और को टिकट मिल गया है। तो वहाँ तो इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं, और इस तरह की जो कुव्यवस्था है ये महागठबंधन में सालों से है और जनता के बीच में जग जाहिर है, और शायद इसीलिए जनता का विश्वास इस गठबंधन पर नहीं होता है। ये गठबंधन जो है बहुत अवसरवादी है, बस चुनाव के समय ये साथ आते हैं, उसके बाद से कोई भी जो है कोई विजन नहीं है, कोई बिहार को लेकर के आगे बढ़ने का। जबकि स्नेहाशीष जी जो है काफ़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, और लेकिन कभी इनकी पार्टी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से कोई रोड मैप नहीं कि बिहार को कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो इन सब का ही नतीजा है कि आप देखिए इस समय जो है चुनाव के समय इतनी अव्यवस्था है इन सब के बीच में। वाकई, लेकिन आपके भी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ है, वो तस्वीरें हमने भी दिखाई हैं टिकट की नाराजगी को लेकर। क्या आप डॉक्टर स्नेहाशीष की इस कहने से इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीतिक दलों की भी मजबूरी होती है, कितनों को एक सीट पर तय करेंगे, इसलिए ये तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए? मनीष जी। राजीव जी, देखिए, टिकट के लिए अनेक लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है। हमारे कई सीनियर लीडर्स जिनको पार्टी का टिकट नहीं मिला या पिछले बार मिला था, इस बार नहीं मिला, उन्होंने सोशल मीडिया पर सपोर्ट करके, और उसी समय उन्होंने अपनी एक, आप बोल सकते हैं कि एक मन में उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको धन्यवाद किया, और एक मन में उन्होंने बोला कि हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ठीक है इस बार टिकट नहीं मिला, बट जिसको भी टिकट मिला है उसको पूरा समर्थन करेंगे। और साथ साथ उन्हें दुख भी हुआ, वो दुख भी जताया उन्होंने। तो
कोई भी एक समर्पित कार्यकर्ता है, उसका यही कर्तव्य है। और लेकिन जो हम लोग को नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये तो मतलब अजीब तरह का नज़ारा है। इससे पता चल जाता है कि पार्टी का क्या रुख होगा, लोग कैसे हैं, किस तरह का वहाँ माहौल है और किस तरह का वैल्यू सिस्टम्स है। तो ये आपने कभी जदयू में आपने नहीं सुना, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं सुना, लेकिन ये आप राजद और कांग्रेस और वीआईपी में भी काफ़ी हम लोग सुनने को आ रहा है। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा जब वोट चोर गद्दी छोड़ के तौर पर बिहार में यात्रा निकली थी, वो एका की तस्वीरें कुछ ऐसे संकेत दे रही थी कि इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से महागठबंधन सामने आकर खड़ा हुआ है। ये एक दो तस्वीरें जो आई हैं जिसमें इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसको देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो छलावा था या ये छलावा है। खैर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर सीट बंटवारे पर कहा कि महागठबंधन अब कुछ नहीं रह गया है, एनडीए के खिलाफ अकेले लड़ने की किसी में ताकत नहीं थी, इसलिए गठबंधन बना। लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हालांकि कांग्रेस अब तक इसे नहीं मानती। महागठबंधन बिखर चुका है, ये गिरिराज सिंह ने कहा। लेकिन दानापुर से रामकृपाल यादव ने भी एनडीए में जो चल रहा है और महागठबंधन में जो चल रहा है उसकी तुलना करते हुए कहा कि महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारा जो है वो उसूलों, नीतियों और सिद्धांतों पर नहीं बना, जबकि एनडीए नीतियों पर है। सुनते हैं दोनों ने क्या कहा, उसके बाद डॉक्टर स्नेहाशीष का रुख करेंगे। जातीय संघर्ष में लगाया, नरसंहार का युग रहा। वो लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब है नहीं, चाहते थे। कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। हम कल भी कहे थे कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे। ये महागठबंधन है, ये उसूलों, नीति और सिद्धांतों पर नहीं है। टकराहट होना ही था, क्योंकि ये महागठबंधन बड़ा बना है तो अपने स्वार्थ के लिए बना है, और जहां स्वार्थ की टकराहट होगी तो गठबंधन रहेगा ही नहीं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस बिहार, इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष, आज की तारीख 19 हो गई है। दीपावली की शुभकामनाएं तो सबके लिए हैं, क्योंकि खुशियां सबके लिए हैं, लेकिन दीपावली के बाद जैसे ही समय बीतेगा, ये वो क्रिटिकल फेज शुरू होगा जब बिहार का मतदाता केवल और केवल चुनाव से जुड़ी हुई बातों पर गौर करेगा। क्या ये सारी बातें बिहार के मतदाता के ऊपर गहरी छाप छोड़ पाएंगी? और अगर छोड़ पाएंगी तो आपको इस बात का अंदाजा लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीजें एक बड़े नुकसान की तरफ आगे बढ़ सकती हैं? देखिए राजीव जी, पूरी तरीके से बिहार का जो चुनाव है वो मुद्दों पे है, और आज भी पलायन का दंश झेल रहे बिहार के युवा और जो भी बाहर कामगार हैं, वो छठ महापर्व और दीपावली के लिए बिहार वापस आ रहे हैं, और कैसे ट्रेनों में ठूस ठूस के उन्हें आना पड़ता है। भारत सरकार का आंकड़ा है 2,95,00,000 के आसपास लोग बाहर में रजिस्टर्ड हैं जो बाहर काम करते हैं बिहार से। इस तरीके के आंकड़े हैं। बिहार में पढ़ाई की स्थिति क्या है, उच्च शिक्षा में किस तरीके से संघीय कुलपतियों के बैठने से व्यवस्था बनी हुई है, उस पर चर्चाएं हो रही है। युवा नौकरी के लिए जब सड़कों पे आते हैं तो किस तरीके से उन्हें लाठियों से मारा जाता है, किस तरीके से संविदा कर्मियों से आधे कीमत पर पूरा काम लिया जाता है, छुट्टियां भी कम दी जाती हैं, किसानों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। इन सब मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आप लाख डाइवर्ट करा दे, कोई मीडिया में आके कुछ भी बयान दे दे कि टिकट बिक रहा है या प्रत्याशियों के साथ इस तरीके से हो रहा है या महागठबंधन में टूट है, इन तमाम बातों से बिहार की आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है कि आफाक आलम जी ने हमारे कहने पर ये बयान दिया होगा? मैंने आपको नहीं, ये आप अच्छा, अपने अच्छा, व्यक्तिगत ना लिया जी, राजीव जी। आप नहीं, मतलब मैं मीडिया माध्यम की बात, डॉक्टर वर्धन आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, इसलिए आपके लिए मेरे दिल में आदर है। मैंने उसी बात पर कहा कि आपको लगता है कि मीडिया के जरिए आफाक आलम प्रभावित हुए होंगे और उन्होंने इतना संगीन आरोप अल्लाह जी पे लगा दिया होगा? नहीं, मीडिया के थ्रू कुछ नहीं। मैं मीडिया को इसमें कहीं से दोषारोपण नहीं दूंगा, क्योंकि राजनीतिक दलों की
खबरें मीडिया चलाती है, राजनीतिक दलों के अंदर जो हैपनिंग्स है उनको आप लोग स्थान देते हैं, इसलिए आपकी कहीं से कोई दिक्कत मैं आप पे नहीं ला रहा हूं। मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं कि इस देश में, इस राज्य में जो कुव्यवस्था है उसके खिलाफ मन बनाया गया है। अभी आप ही से बातचीत के क्रम में आरके से, आरा के, भोजपुर से, आरा से सांसद हुआ करते हैं, उनका 17 मिनट या 10 मिनट पहले का एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं अपने नेताओं के, अपने प्रत्याशियों के चयन पर, कि जिस पर जितना आपराधिक मामला है उन्होंने उससे उतना ही उन्हें प्रोत्साहित करके टिकट दिया गया। उसमें उन्होंने डिप्टी सीएम, निवर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक को लपेटा है और जगदीशपुर के जो प्रत्याशी हैं जदयू के, उन तक को लपेटा है। इन तमाम चीजों के बीच में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी है, और कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन आजीवन प्रवक्ता बने रहेंगे, जिस दिन पार्टी हमको प्रवक्ता के पद से हटा दे मैं पार्टी के खिलाफ बोलने लगूं। ये तमाम चीजें राजनीतिक स्वार्थ अपनी इतर रखनी चाहिए, और समाज के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, इवन व्यक्तिगत तौर पे भी कह रहा हूं कि जितना त्याग करना पड़ता है विपक्ष में रहने के लिए, और जितना त्याग हम लोग कदम कदम पर करते हैं राजनीतिक शुचिता के लिए या राजनीतिक जीवन के लिए, वो मनीष जी भी हैं, उन्हें भी करना पड़ता होगा। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या दर्द होता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता की। हाँ, उम्मीदें सबको होती हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में व्यक्तिगत स्वार्थ को इतर रखते हुए हम लोगों को काम करना पड़ता है। मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि बिहार के मुद्दे गौड़ ना हो और ऐसे मुद्दे हावी ना हो जो तुच्छ हो और स्वार्थी हो। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, आज और सम्मान बढ़ा आपके लिए, क्योंकि आप चीजों को बहुत स्पष्टता के साथ सामने रख रहे हैं। मैं बहुत सारे कांग्रेस प्रवक्ताओं से बात कर चुका हूं और आपने चीजों को बहुत स्पष्टता के साथ सामने रखा कि कहीं मुद्दे गौण ना हो जाएं, वो मुद्दे जिन्हें उठाया गया था। मनीष बरियार जी, क्या आपको भी लगता है कि ये मजबूरी राजनीतिक दलों की हो जाती है, लेकिन अगर डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन कह रहे हैं कि मुद्दे गौण ना हो जाएं जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो यहां पर तो एक ऐसा मुद्दा उठा दिया गया है उन्हीं की पार्टी के लोगों की तरफ से जो करप्शन से जुड़ता दिखाई पड़ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत बेहतर कैंडिडेट को लेने के लिए एक पैमाने होते हैं, क्या वो पैमानों पर समझौते किए जाते हैं जब हम ऐसे चुनाव में जाते हैं? मनीष जी। राजीव जी, एक और मैं बात बोला, आपका जो सवाल है उसका तो मैं जवाब दूं, लेकिन डॉक्टर स्नेहाशीष जी को भी ये भी पूछना चाहिए। देखिए, आज राजेश राम जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि राजद पर करीब करीब इनडायरेक्ट आरोप ही लगाया है कि वो दलित विरोधी हैं। तो वहां से भी जो है राजद की तरफ से देखिए आप काफी चीजें चल रही हैं, तो आपस में चीजें ठीक नहीं है। जहां तक आपका जो सवाल है, देखिए राजनीतिक शुचिता हम लोग सब जानते हैं कि सबसे सर्वोपरि है, और जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है, वहां पर जो भी टिकट मिला है, जिसको भी मिला है, बहुत देख कर होता है। देखिए, राजद में जो चेहरा है जिसके लिए अभी भी डॉक्टर स्नेहाशीष की पार्टी जो है तैयार नहीं है, वहां जो है पूरा करप्ट फैमिली ही करप्ट है। आप वहां देखें तो वो कैसे वो लोग चेहरा डाल सकते हैं जो अभी भी जो नेता विपक्ष हैं। आप देखिए उस फैमिली, तो ये प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए जैसा राजद का चेहरा है, चरित्र है, उसी तरह से टिकटार्थी भी हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप ये सारी जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप राजद में या कांग्रेस पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू से राजद का जो है समर्थन किया है, उनके साथ में ये लोग रहे हैं, और इसलिए आज जो है कांग्रेस पार्टी में भी वही वायरस जो है, जो राजद में वायरस था, वो वायरस जो है इसमें आ गया। प्रॉब्ली ऐसा होगा कि ये कांग्रेस पार्टी से ही राजद में आया होगा, मैं नहीं कह सकता हूं, बिकॉज ये लोग साथ में है, सालों साल से साथ में है। तो इसी तरह का है, ये कोई डिसिप्लिन्ड पार्टी है नहीं, मुद्दों की पार्टी नहीं है। जब चुनाव का वक्त आता है तो सारा मुद्दा सामने होता है, 5 साल कहीं नहीं दिखते हैं, कभी भी नहीं दिखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि कोई एक विजन बिहार के लिए, कोई रोड मैप, अगर आप कहते हैं कि पलायन का मुद्दा है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे?
मैं तो कहता हूं कि पलायन का मुद्दा जरूर है, चैलेंजेस हर पार्टी को होती है, लेकिन भारत में भी पलायन का मुद्दा है। आप देखिए पंजाब जो है, पंजाब से कितने लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाते हैं। मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। गुजराती लोग कितने जाते हैं, आप देखिए तमिलनाडु के लोग कितने जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज है जिसको सारे पार्टीज को साथ में मिलकर, लेकिन क्या इन्होंने कभी कोई रोड मैप दिया है कि चलिए पलायन के मुद्दे के लिए हमारी पार्टी ने ऐसा 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 पिछले 60 साल 70 साल में किया, या हम कुछ करने वाले हैं। लेकिन बिहार सरकार पिछले 20 साल से काम कर रही है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। आप देखिए हमारा जो जीएसडीपी है वो 14% रहा है, जो कि पिछले 10 साल 15 साल में आप देखेंगे कि शुरुआती 5 राज्यों में हमेशा से बिहार रहा है। तो आर्थिक तौर पे हम लोगों ने प्रगति किया है। डॉक्टर स्नेहासी से छुपा हुआ नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कितना काम हुआ है। तो हर मुद्दे पर मुस्तैदी से ये गठबंधन काम कर रही है, चैलेंजेस को ले रही है और उसके लिए एक रोड मैप बना करके काम कर रही है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि ये जो महागठबंधन है इसने कभी भी बिहार की प्रगति या यहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको आगे बढ़ाना, सोशली एम्पावर करना लोगों को, इस बारे में कभी भी बात नहीं है। बस एक जुमले की तरह ये लोग बात करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर कभी इन्होंने इसके लिए कभी संघर्ष नहीं किया, कभी मुद्दे भी नहीं उठाते। अगर बिहार में विधानसभा में आप देखें तो इनके कोई मुद्दे नहीं है जो बिहार के लोगों को प्रगति के राह पर लेकर चल सकें। शायद इसी का नतीजा आज आप ये देख रहे हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष जरा सा जवाब दीजिएगा। जो इस वक्त मनीष बरियार कह रहे थे कि आप लोग मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन मेरी एक बात को जोड़ दीजिएगा क्योंकि मैं इस जवाब का आपको मौका दूंगा और अपने मुद्दे पर वापस भी लाना चाहूँगा। ये जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं केवल टिकट ना मिलने पर, अगर ये यूं ही लगातार बोलते रहे और पार्टी के कार्यकर्ता भी बने रहे तो आगे आने वाले दिनों में, कुछ एक दिनों में या एक हफ्ते में या 5 दिन 4 दिन में भी ये पार्टी की मुहिम को एक डेंट जरूर लगा देंगे। क्या पार्टी इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रही है, करेगी या कर दी है? लेकिन निश्चित तौर पे अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है वो होंगी ही होंगी। और लेकिन एक चीज समझना होगा कि मैंने पहले ही स्पष्ट शब्दों में इसीलिए राजीव जी कहा और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के परे बिहार के विकास के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बहुत देर से 5 साल बाद मौका मिलता है, उसमें भी नीतीश कुमार जी अल्टी पल्टी करते रहते हैं, भाजपा के लोग चोर दरवाजे से जनमत का अपहरण करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों से इतर बिहार को जब मौका मिला, एक आपने पलटी कुमार नाम याद दिला दिया, बड़ा चर्चा में रहा था। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। आम जनता के विकास के लिए उनके जरूरतों को, उनके मुद्दों को व्यापक फलक पर रखने की जरूरत है। उस वक्त व्यक्तिगत स्वार्थ को कहीं ना कहीं इतर रखना चाहिए। सारे टिकटार्थी होते हैं, सारे टिकटार्थी अगर लग जाएं विरोध में तो फिर तो हो गई राजनीति और हो गया सब कुछ। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी जब ऐसी बातें करती है कि राजनीतिक शुचिता की, तो वास्तव में देखिए रोटी भी अगर एक तरफ से रखा जाए तो वो जल जाती है, और वही हाल हो गया है अब वर्तमान सरकार की। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अब बिहार में कुछ भी नया नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अगर वास्तव में कोई काम किया है तो वो यही काम किया है कि सत्ता में कैसे काबिज रहना है, उसके लिए उन्होंने खूब अल्टा पल्टी किया। लेकिन डॉक्टर स्नेहाशीष एक बात बोलूं, डॉक्टर स्नेहाशीष व्यक्तिगत मत लीजिएगा। डॉक्टर स्नेहाशीष, मैंने देखा है अब तक का जो इतिहास रहा, जब कांग्रेस बहुत मेहनत करती है चुनाव में और ऐसा लगता है कि कांग्रेस परिवर्तन की तरफ जा रही है, कोई कांग्रेस में ऐसा चेहरा या ऐसी बात निकलती है जो सारी मेहनत को जीरो कर देती है। मणिशंकर अय्यर के वो बयान आपको भी याद होंगे, कई सारे बयान याद होंगे। क्या अब आफाक आलम या वो दूसरे आपके उम्मीदवार हैं, इनके ऐसे बयान आपकी उस मेहनत को जीरो तो नहीं करने जा रहे? नहीं, देखिए आफाक आलम जी सीनियर लीडर हैं। उन्हें जब बिहार में केवल 2 मंत्री बनाए गए थे तो उसमें आफाक आलम जी भी एक थे और एक मुरारी गौतम जी थे। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि मुरारी गौतम जी कितने करोड़ रुपए या किन लालचों के कारण वो चले गए, भाजपा के वो समर्थन कर दिए, वर्तमान में लोजपा में चले गए हैं टिकट के लिए। तो देखिए राजनीतिक विचारधारा त्याग तपस्या से निकल के आता है। आफाक आलम जी ने व्यक्त किया, जाहिर किया, अपनी बातों को शीर्ष
नेतृत्व तक रखा, उस पे उन्होंने बातचीत किया। ये मीडिया में जरूर बातें आ गई, कहीं ना कहीं से कहीं उन्होंने शेयर किया होगा, बातें की होंगी लोगों के साथ। तो ये जांच का विषय है कि ऑडियो की सत्यता क्या है, उसमें वास्तव में ऐसे कुछ जो आरोप लगे हैं वो आरोप जायज है नहीं है, ये तमाम चीजें सत्यता का विषय है, इसे जांच करना होगा। पार्टी कहीं से भी वर्तमान दौर में, बार बार मैं कह रहा हूं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जो शुरुआत हुई थी वोटर अधिकार यात्रा की, वो आज भी मौजूद है। जो पलायन और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात, शिक्षा देने की बात हुई थी, उस पर कांग्रेस आज भी काबिज है और हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब गठबंधन हमारा हुआ आरजेडी के साथ, आपको भी मालूम है कि हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए त्याग भी किया है इस गठबंधन के लिए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के बीच में हमारी एकमात्र इच्छा क्या थी, वो थी बिहार का विकास, और वो आज भी है और आगे भी रहेगी, और उसके लिए हमने त्याग किया है। और आज भी उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरी तरीके से बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, जिस तरीके से करप्शन कमीशन और ये पूरी तरीके से एक जो कहा जाता है कि गैर आचरण, राजनीति में जो गैर स्थापित आचरण है, उसे भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने बिहार में स्थापित किया, उसके खिलाफत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ को दरकिनार करते हुए बिहार के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हमें चुनाव में मुद्दों पे लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि बिहार की जनता हमारी ओर आशा के साथ देख रही है और ये सोच रही है कि बिहार को नया नेतृत्व मिलना चाहिए। और वो संभव है तभी जब हमारे गठबंधन मुद्दों पे लड़ाई लड़े, और हम लोग उसी मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजीव जी, कहीं से भी कोई बट नहीं है, ये सब मामले तात्कालिक होते हैं, तत्क्षण होते हैं, और उसके बाद सब लग जाएंगे चुनाव में। 20 तारीख को लास्ट है नॉमिनेशन का, सेकंड फेज का भी, नाम वापसी का है फर्स्ट फेज का। तमाम चीजें स्याह सफेद होकर आपको परत दर परत मिल जाएंगी। 20 तारीख का इंतजार कीजिए, नाम वापसी की तिथि हो जाएगी। वहां पे जो एक दो गलत नामांकन भी हो गए हैं, दो लोग कर दिए हैं, एक ही व्यक्ति दो सिंबल पे कर दिया है, वो तमाम कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और आने वाले समय में बिहार में एकमात्र मुद्दा यही रहेगा कि पढ़ाई, दवाई और सिंचाई के साथ साथ पलायन और बेरोजगारी पे जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, वही मुद्दा इस बिहार के चुनाव का मुख्य एजेंडा रहेगा। मुख्य एजेंडा यही मुद्दा रहेगा। मनीष बरियार, डॉक्टर स्नेहाशीष ने एक बात साफ कर दी, ये अपने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बने हुए हैं, ये इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 20 तारीख तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जो मुद्दा बैठे बिठाए करप्शन के एक एंगल वाला सीट को लेकर आपके सामने आया है, क्या आप इसे यूं ही जाने देंगे या इसका इस्तेमाल अभी आप करेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे कि देखो महागठबंधन में क्या चल रहा है? राजीव जी, इसमें इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार की जनता को पता है कि जो गठबंधन है यहां तो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं। आप देखिए, ये आज भी जो है नेता प्रतिपक्ष को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मानने को तैयार है? जिसने जमीन, जिसके घर के लोगों ने एक एक नौकरी पे जमीन लिखवा लिया, अब कैसे उसको बनाए? अगर कहते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये गठबंधन से बाहर आना पड़ेगा। जिसको आप नेता मान रहे, जो आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का मेरा दावेदार होगा, वो खुद कोर्ट में अभी जो है, उनकी पूरी फैमिली और सब लोग कोर्ट में थे। तो भ्रष्टाचार के बारे में, और देखिए मैं बोलूंगा तो डॉक्टर स्नेहा बहुत यंग है, यंग साथी है हमारे, बुरा लगेगा उनको, लेकिन ये पार्टी जो है, ये गठबंधन अपहरण उद्योग की पार्टी है। ये बिहार का भला नहीं कर सकती। और बिहार के लोगों को पता है, जब भी जो है इस पार्टी के बारे में कोई सोचता भी होगा तो डर के थर्रा जाता है कि हम वोट कैसे दें इनको, जिसका नेता खुद सेटल करता था अपहरण का मामला अपने घर पे। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि अगर कोई बिहारी एक्सपीरियंस किया है, इसको तभी समझ में आ सकता है कि किस तरह की पार्टी की बात कर रहे हैं, किस तरह का गठबंधन का बात कर रहे हैं। तो मैं अलग ले गया, लेकिन हां, ये तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और बिहार की जनता देख रही है, उनको समझ भी है। किस मुंह से इनके नेता जाएंगे वहां पर, मुझे लगता है कि मतलब खारिज किए जाएंगे जनता के द्वारा। जिस तरह से
टिकट लेकर के जा रहे हैं, पैसे दे करके जा रहे हैं, मुझे पक्का पता है कि खारिज किए जाएंगे। लेकिन और क्योंकि बिहार की क्योंकि जनता सर फिर से मैं जो है माध्यम हूं, गठबंधन पर विश्वास मैं मीडिया हूं, मैं माध्यम हूं, मैं अपनी दायरे समझता हूं, इसलिए आने वाले चुनाव के लिए मैं आप दोनों को ही शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आप दोनों ही अपनी पार्टियों की तरफ से लगे हुए हैं। अब मुद्दा आप लोग क्या जनता के मन में बैठाते हैं कि वोट में तब्दील होता है या फिर वोट में तब्दील नहीं होता है, इसके लिए इंतजार तो 14 नवंबर का करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों जुड़े, बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका और डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन आपका भी। बिहार में महागठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग से लेकर कैंडिडेट के चुनाव लड़ने तक पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसको लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी आदत से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लालू प्रसाद बगैर सलाह के किसी को भी टिकट दे देते हैं, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है। पप्पू यादव से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्र ने। बिहार में फर्स्ट फेज के पोलिंग के लिए नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, आज लास्ट डेट था, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर गाड़ी अटकी पड़ी हुई है। हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर क्या कहेंगे, ये आप देखिए कि पहले फेज की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन समाप्त हो गया और आपके यहाँ तो गाड़ी ही फंसी पड़ी है। कोई गाड़ी नहीं फंसी है भैया। अब उपेंद्र कुशवाहा को देखिए ना, करा इंडिया में कुछ भी सही नहीं है। आप मांझी को देखिए, बोला कि इंडिया कमजोर होगा। आप क्या कहते हैं, राम और हनुमान का हाल क्या किया नीतीश जी, सो देखिए। मारा ऐसा पिटकनिया पाठ, उल्टा धोबिया पाठ की दिया, सुतल था एकदम खुला, त्रिनेत्र खुला। वहां तो सीट शेयरिंग हो गई सर। सुनिए ना, तो सीट शेयरिंग तो मम्मम थुक्कम चलिए रहा है ना। देखिएगा ना, नीतीश उसके सीट पर नहीं जाएगा, वो उसके सीट पर नहीं जाएगा। देखिएगा ना, वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएगा ये लोग। लेकिन आपके यहाँ सर क्यों, आप बताइए। मेरे यहाँ सब क्लियर है। यहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति के सवाल पर कोई समझौता नहीं है। कोई यदि धोखा दे रहा है तो पीठ में खंजर भोंकेगा, तो बिहार का अत्यंत पिछड़ी जाति माफ नहीं करेगा। यहाँ प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में कोई एक आदमी आएंगे। मुकेश सहनी आप देखिए कि किस तरीके से। सहनी जी तो है ही ना, वो नहीं लड़ेंगे, हम भी नहीं लड़ रहे हैं, सब नहीं लड़ रहे। जरूरी है सब नेता को लड़ना। हम लोग प्रचार करेंगे, हम लोग आएंगे। मैं इतने जानता हूं कि राहुल गांधी जी का जो सपना था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उसमें जो ईबीसी का मामला है उसमें आप उठा करके देखिए। अभी हमने पटना में चंद्रवंशी को, हमने बिंद को दिया, हरनौत में, यहाँ दे दिए। आप उठा करके देखिए कि हम लोग की सोच क्या है। कानून जाति समाज से हम लोग नहीं निकालेंगे, नहीं उठाएंगे समाज में। आप जिधर देखिएगा, आप देखिए, हम लोग श्याम बिहारी से ना, ब्रिज बिहारी जी के भाई को हमने टिकट दे दिया बैस में। हमने बेतिया के चनपटिया में बैस दिया है। तो हम कितना बैस दे रहे हैं आप देखिएगा ना भाई। आप टिकट सही तरीके से दे रहे हैं, लेकिन जो शेयरिंग होनी चाहिए, जिस तरह से बातें होनी चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, कहाँ जा पा रहा है। मुजफ्फरपुर में बैस है कि नहीं? वो मुकेश सहनी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि खंजर भोंक दिया गया, तलवार से काट दिया गया। देखिए एक बात समझिए, राहुल गांधी है कि सभी गठबंधन के रेस्पेक्ट को देख रही है, माले को, सबको। अब हमें समझ में नहीं आता कि इस उम्र में भी लालू यादव जी यदि गठबंधन धर्म को पहले वाले ही समझते हैं और कांग्रेस को इतना कमजोर समझते हैं, तो नहीं समझना चाहिए। बहुत क्लियर है, हम कमजोर नहीं है। कांग्रेस बदल गई है। कांग्रेस बदल गई, कांग्रेस हमेशा बदली भी थी। आंख ना दिखाए हमको। आप कहे गठबंधन के बावजूद आप लालू यादव जी जिसको मन इसको टिकट कैसे दे? हाजीपुर में ही देख लीजिए कि यहाँ आप ही के विरुद्ध आरजेडी का कैंडिडेट होगा। बछवाड़ा में इस तरह से चीजें हो रही हैं, और भी कई जगह। ये नहीं है, ये सवाल नहीं उठता। आपने जिस तरीके से हम लोग सामाजिक चीजों को देखा, मुजफ्फरपुर में हम देखिए किसको दिए। आप हमारे तीनों सीट पर आपने यहाँ पर कैंडिडेट दे दिया। कांग्रेस के तीनों सीट पर कैंडिडेट क्यों दिया भाई? हमने तो, कांग्रेस ने तो कहीं भी गठबंधन धर्म को नहीं किया, सभी जगह, एक जगह नहीं किया। बछवाड़ा के अलावा हम कहीं नहीं किया, उसमें भी सहमति के साथ हुआ है बछवाड़ा, तब वो युवा अध्यक्ष थे। आपने तो सभी जगह आप हमारा सीट आप कहा छोड़ देने, महाराजगंज हमारे नेता ने छोड़ दिया।
अब आप कालगांव में भी आप धन पशु को, ये धन पशु लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। जो गरीब अत्यंत पिछड़ी जाति वो कहाँ लड़ेगा? धन कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। ये सवाल ही नहीं उठता भाई। धन पशु बाहुबल सबको आप टिकट दीजिएगा। अत्यंत पिछड़ी जाति के सम्मान पर कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। राहुल गांधी के ट्रस्ट पर कोई समझौता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद पप्पू यादव थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस अपने सम्मान से समझौता नहीं करने वाली है। किसी भी सूरत में पिछड़ी अति पिछड़ी के हक के लिए ये आगे रहेगी। और लालू यादव को भी कई सारी बातें कही हैं पप्पू यादव ने। अब देखने वाली बात होती है कि महागठबंधन में जो ये सारी बातें चल रही हैं ये सही हो पाती है या फिर आगे कुछ राजनीति जो है वो और रंग लेती है। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिहार में